हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? तो आज मैं आपको जो यहाँ पे बताने वाला हूँ वो वर्डप्रेस की जो प्रॉब्लम्स होती है, ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स डिज़ाइनर्स को आती हैं, डेवलपर्स को आती है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो जो मैं यहाँ पे कुछ अपने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो अब ये बताने का रीज़न क्या है आपको कि क्या होता है कि वर्डप्रेस में अगर कोई वेबसाइट्स में आप कुछ काम कर रहे हैं, किसी थीम पे काम कर रहे हैं और वो चलना बंद हो जाती है, तो क्या होती है आप सब जगह से चेंजेस करने लगते हैं, कोई प्लगइन डिलीट करने लगते हैं, थीम रीसेट करने लगते हैं, पूरा वर्डप्रेस रीसेट करते हैं। तो ऐसा कुछ भी मत करिए। आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है अगर वर्डप्रेस में, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है आप जो भी मैं भी पॉइंट्स बता रहा हूँ वो सारे पॉइंट्स चेक करिए, है ना। क्योंकि अगर आप खुद चेक करेंगे तो बेटर होगा, आप सीख जाएंगे। अगर आप किसी और को बोल देंगे तो आप कभी जिंदगी में नहीं सीख पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि चलो कोई वर्डप्रेस में प्रॉब्लम आ ही गई है तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो बेसिक प्रॉब्लम्स की मैंने यहाँ पे देखिए एक लिस्ट बनाई है। जैसे सबसे पहले होता है जैसे सिक्योरिटी इशू। अब सिक्योरिटी इशू क्या हो सकता है भाई, आपने अगर मेरे को देखी, आपने कोई फाइल मान लीजिए अपलोड की है, तो उस फाइल में कुछ ना कुछ ऐसा है कि आप देख सकते हैं कि उसमें प्रॉब्लम्स क्या है कोई। अगर मैं अब प्रॉब्लम्स की बात करता हूँ तो प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है। प्रॉब्लम के मेन कारण जो होते हैं ना, छोटे छोटे, हाँ, तो अगर आपकी मान लीजिए और आपकी वेबसाइट्स में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो पहला जो है सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी की क्या चार पांच कारण होते हैं जो मेन हो सकते हैं। एक तो वर्डप्रेस जो है आपका, वो जब आपने इंस्टॉल किया है तो हो सकता है थीम की प्रॉब्लम हो। बोला जाता है जो वर्डप्रेस की थीम है वो 11% ही प्रॉब्लम क्रिएट करती है। 75% जो प्रॉब्लम्स होती है ना वर्डप्रेस में, वो प्लगइन्स के कारण होती है। ऐसा समझ के रखिए। क्या बोला आपको, 11% कम से कम जो प्रॉब्लम होती है वो थीम की होती है। अगर थीम की प्रॉब्लम होती है, थीम आप डिलीट करके रीसेट कर सकते हो वहीं पे सी पैनल में। मैंने कई बार किया है, आप बोलेंगे तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। और प्लगइन्स की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है वो भी मैं बताता हूँ। और सिर्फ 14% जो प्रॉब्लम होती है वो कोर प्रॉब्लम होती है, मतलब जो डेटाबेस होता है, जो जो कोडिंग वगैरह होती है उसकी प्रॉब्लम्स होती है। तो आपने देखा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है प्लगइन्स के कारण क्रिएट होती है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि अगर आप सिक्योरिटी चाहते हैं तो अनवांटेड किसी भी उसको यूज ना करें। अब दूसरी चीज है ब्रूट अटैक भी होते हैं, मतलब वायरस जिसको आप बोलते हैं वो भी आ सकता है। कोई कोडिंग ऐसी आ जाती है जिसके कारण आप का जो यूजर पासवर्ड है वो हैक हो जाता है और वो उस पर कुछ ना कुछ फाइल करप्ट हो जाती है और आपकी वेबसाइट्स बंद हो जाती है। अब दूसरा जो कारण होता है, पहला तो मैंने बताया आपको ये कारण हो सकता है। ये इसमें से दूसरा कारण होता है ना कि कुछ ऐसी फाइल्स अपलोड हो जाती है जिसके कारण जो दूसरे अटैकर्स होते हैं ना, जो हैकर्स होते हैं या जो अटैकर्स होते हैं, अब याद रखिए एक अटैकर बैठ के आपकी फाइल को अटैक नहीं करता, बल्कि ऑनलाइन कुछ ऐसे कोड्स रहते हैं जो अपने आप अटैक करते रहते हैं, ठीक है ना। तो उसके कारण किसी वेबसाइट्स में, आपकी वेबसाइट में उसको एक्सेस मिल जाता है किसी पर्टिकुलर फाइल के कारण, है ना। तो अगर उस फाइल को आप डिलीट कर दो तो भी अगर वो चाहे तो सिक्योरिटी पूरी हो सकती है। एसक्यूएल इंजेक्शंस भी बहुत हो सकती हैं। एसक्यूएल डेटाबेस में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है ना, तो आपकी वेबसाइट्स बंद हो जाती है, नहीं चलती है। तो आपको ये सिक्योरिटी के हिसाब से एसक्यूएल डेटाबेस पे भी काम करना आना चाहिए, थोड़ी बहुत सीखना चाहिए आपको। वैसे अगर होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं इसे, तो वो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर देते हैं, तो डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ, एक और प्रॉब्लम जो होती है वो मालवेयर की होती है। डेफिनेटली ये प्रॉब्लम आप जानते हैं, मालवेयर अगर आ जाता है आपके वेबसाइट्स में तो वेबसाइट करप्ट हो जाती है और थीम भी खराब हो सकती है। तो ये बेसिक कुछ प्रॉब्लम है जो मैंने आपको बताया है। याद रखना, ब्लैक डोर, ड्राइवन बाय डाउनलोड, फार्मा हैक, ये जो है ना सब मालवेयर कहलाते हैं, है ना। तो वो आपको ध्यान रखना होगा कि इस प्रकार के मालवेयर का कोई प्रॉब्लम्स नहीं आना चाहिए। तो ये हो गया। वीक पासवर्ड मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि आपका जो पासवर्ड है ना वीक पासवर्ड नहीं होना चाहिए, थोड़ी सा स्ट्रांगली होना चाहिए। तो बोलोगे कि स्ट्रांगली पासवर्ड कैसे बनते हैं, कोई भी हिंदी पिक्चर का नाम लीजिए आपकी मनपसंद, उसके आगे @123 या फिर उस वो पिक्चर किस सन में बनी है, आपका कोई नंबर है वो डाल दीजिए। तो हिंदी वर्ड्स जो होते हैं वो इतने आड़े टेढ़े होते हैं, उसके कारण वो आपका 100% वीक पासवर्ड हट जाता है और आपको वो याद भी रहता है। तो ये एक अच्छा तरीका है ना। अब वर्डप्रेस का प्लगइन और थीम में कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ वो मैं आपको, है ना। तीसरी चीज होती है स्लो।
अगर आपकी वेबसाइट स्लो हो रही है, मतलब अपने वर्डप्रेस पे वेबसाइट्स अपलोड की है और वो थोड़ी सा स्लो चल रही है, तो स्लो होने का पेन की कारण होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा कारण होता है हॉस्टिंग। अगर आपकी हॉस्टिंग अच्छी नहीं है, हॉस्टिंग प्रोवाइडर अच्छा नहीं है, तो उसके कारण आपकी थीम स्लो हो सकती है। तो अगर स्लो है तो एक बार कंसल्ट कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। इसका एक और कारण होता है हैवी इमेजेस। अगर आपने हैवी इमेजेस अपलोड की है तो डेफिनेटली जो वर्डप्रेस है ना आपका बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा, है ना। अब वर्डप्रेस स्लो होने का एक और कारण होता है कि आपकी वेब होस्टिंग तो समझ में आ गया, वर्डप्रेस कॉन्फ़िगरेशन भी आपका सही ढंग से नहीं हुआ हो। अगर आपके पेजेस की साइज बहुत बड़ी बड़ी है और आपके प्लगइन्स जो अनवांटेड प्लगइन है वो भी आपने डाला है, एक्सटर्नल स्क्रिप्ट आपने ज़बरदस्ती बहुत सारी स्क्रिप्ट और कॉपी पेस्ट करके रखी है कहीं कहीं पर, जो कि अनवांटेड है और उसका यूज़ भी नहीं है वहाँ पे, ये जो कारण होते हैं ना सबसे ज़्यादा वो प्रॉब्लम आते हैं। तो वर्डप्रेस की होस्टिंग एक बेटर मानी जाती है, शेयर होस्टिंग भी अच्छी होती है इसके लिए क्योंकि वो बहुत पावरफुल होती है। तो इस प्रकार से जैसे मैं अभी तो कई सालों से शेयर होस्टिंग ही यूज़ कर रहा हूँ, मुझे 10-15 साल हो चुके हैं। तो ऐसा एक अच्छी शेयर होस्टिंग की जो कीमत होती है 500-600 रुपये ही होती है एक साल की, एक साल के लिए ले सकते हो। तो अगर आप डिजाइनर हो और फ्रीलांसर हो तो आप 1000 या चार्ज कर सकते हो किसी से होस्टिंग का, और 500 आप अपने बचा सकते हो हर साल। तो इस प्रकार से अगर आपके 50 क्लाइंट हो जाते हैं तो हर साल में आपके 50 into 500 कर दीजिए, वो पैसे आपके सिर्फ होस्टिंग से ही बच जाते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है। अगर बड़ी कंपनी होती तो उसके लिए होस्टिंग अलग लेनी होती है, जैसे ई कॉमर्स वगैरह के लिए। तो होस्टिंग भी एक रीजन होता है स्पीड के लिए, है ना, तो वो आपको देखनी होगी। अब तीसरा कौन सा प्रॉब्लम है, डिडक्टिव प्लगइन्स। प्लगइन्स एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैंने हमेशा बताया कि अगर आपको प्लगइन को सॉल्व करना है ना, तो आप प्लगइन को सॉल्व करने के लिए आपको एक ही चीज करनी होगी, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हम किस पे बात करें, प्लगइन्स पे, कि आप प्लगइन को सी पैनल से अपलोड करिए, है ना। सी पैनल से अगर आप अपलोड करोगे सारे प्लगइन्स तो ज़्यादा बेटर काम करेंगे और जल्दी चलेंगे। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपकी शेयर होस्टिंग है तो काफ़ी स्पेस रहता है, तो अगर आपको ये पता नहीं है तो आप अपने जो भी है जहाँ से आपने होस्टिंग ली है ना उससे आप बोल सकते हैं कई बार, क्योंकि अगर आपने शेयर होस्टिंग कहीं से खरीदी होगी, आप डिज़ाइनर हो, तब आपको सी पैनल नहीं देगा वो, है ना। क्योंकि शेयर होस्टिंग में क्या होती है, बहुत सारी होस्टिंग्स एक साथ डाले रहती है वेबसाइट्स, तो शायद वो नहीं देगा, लेकिन आपको उसके लिए बात करनी होगी कंपनी से, तो वो खुद भी अपलोड करके दे सकते हैं वो प्लगइन पर्टिकुलर वेबसाइट्स में। तो ये ज़्यादा बेटर चीज़ है। अब बताते हैं इंटरनल सर्वर एरर। तो अगर इंटरनल सर्वर एरर कुछ दे रहा हो ना, 403 जैसी कोई एरर दे रहा हो, तब आप डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं होस्टिंग प्रोवाइडर से, इसको आप कुछ मत करिए। लास्ट जो चीज़ है, मेरे बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे, उसमें एक चीज़ मैं बताता हूँ कि अगर इसके बाद भी अगर कोई चीज़ सॉल्व नहीं होती, आपकी वेबसाइट जो बिगड़ गई और वो सॉल्व नहीं हो रही, स्लो चल रही है, वो नहीं हो पा रहा है कुछ, तब आप क्या करेंगे, htaccess फाइल को ध्यान देंगे कि htaccess फाइल में कोई अनवांटेड कोड तो नहीं है ना, ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है जो वो करप्ट तो नहीं हो गई है, तो उसके कारण से आप उसे ठीक कर सकते हो। और प्लगइन्स में कुछ प्रॉब्लम है तो आप प्लगइन को रीनेम कर सकते हो सी पैनल में। तो जैसे आपने _22 कर दिया या _old कर दिया और एक नया प्लगइन्स का फोल्डर बना दीजिए और उधर पे आप डाल दीजिए। ऐसे ही थीम है तो थीम को क्या कर दीजिए, जो भी आपने वहाँ पे थीम रखी है ना सी पैनल में, आपको मैं अब ये देखिए मेरा ये वीडियो एक्सपर्ट्स के लिए जो थोड़ी बहुत जानते हैं, तो अगर आप कॉमन है तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो अब जो थीम का जो फोल्डर होता है ना, आपने देखा होगा, तो आपको थीम के फोल्डर में से वो थीम को डिलीट कर देना है और सेम की सेम नई थीम वहाँ पे डाल के एक्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो भी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, 101% सॉल्व हो जाएगी अगर थीम का प्रॉब्लम है। तो प्लगइन और थीम आपको समझ में आ गया क्या है ना। और लेकिन अगर आपने थीम अपलोड की है फिर से, तो आपको उसे रीसेट करना होगा। तो आप देख लीजिएगा, मैं अपनी बहुत सारे वीडियो में बताया है ये चीज़ें, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगी। फिर आप देख लीजिए PHP लिमिट। तो आपकी जो वेबसाइट्स है अगर वो बंद हो गई चलना, कोई भी वेबसाइट वर्डप्रेस की, तो आप उसमें PHP लिमिट्स देख लीजिए कितनी है। अब PHP लिमिट्स के लिए .htaccess फाइल भी होती है, मैंने एक वीडियो में बताया है ये ऑलरेडी, मेरा पहला दूसरा वीडियो है, शुरू में जब मैं डालना चालू किया था ना वीडियो, तब ये पहले दूसरी में है कि हाउ टू इंक्रीज द PHP लिमिट, है ना। तो वहाँ पे आप PHP लिमिट हो सकता है कम है या फिर हो सकता है उसका डेटा PHP लिमिट्स में आपने जो
कोड कॉपी पेस्ट किया हो या नहीं किया हो तो वहाँ से उड़ गया हो, तो वो आपको ठीक करनी चाहिए। इसका डेटा कई जगह गूगल पे भी मिल जाता है, तो डोंट वरी। हाउ टू इंक्रीज द PHP लिमिट आप कर सकते हैं। देन एक और फाइल आपको बनानी पड़ती है php.ini। ये भी बहुत बार बहुत सारे वीडियो में मैंने बनाया है, बहुत सारे वीडियो हैं। तो आपको ये फाइल होती नहीं है, आपको ये फाइल बनानी होती है, और इसमें भी PHP लिमिट का जो कोड होता है ना वो आपको डालना पड़ता है। तो ऑलरेडी मैंने दिखाया तो है, बट लेट्स ट्राई कि शायद वो अभी पड़ा हो तो मैं हल्का सा याद दिलाता हूँ आपको। देखता हूँ मैं कहाँ रखा है ये। हाँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ PHP लिमिट्स का। तो अब मैं चाहूँगा, तो ये देखिए ये कोड की बात करते हैं। ये काफ़ी बार मैंने बताया है कि अगर आपको PHP लिमिट्स बनानी है तो ये देखिए ये .access में डालना होगा PHP फोल्डर के अंदर, है ना। फिर ये WP इंक्लूड के अंदर डालना होगा ये, फिर ये आपको डालना पड़ेगा इसमें WP एडमिन के अंदर जाके PHP फाइल बनानी होगी, ये बनानी होगी। यू हैव टू क्रिएट, ये होती नहीं है और उसमें पेस्ट डाल सकते हो। ये जो टाइम लिमिट है ना, इसे आप 600 भी कर सकते हो आजकल जो थीम आई। बट ये है कि जब आप 600 करोगे तो ये तीनों जगह पे आपको 600 करना पड़ेगा, ठीक है। फिर एक और होती फाइल WP कांस्टेंट के अंदर, ये देखिए, तो ये सारी फाइल्स आपको बना के डालनी होगी। तो इस प्रकार से जो एक और प्रॉब्लम है ये भी सॉल्व हो जाएगी। तो ये सबसे अच्छा तरीका है कि किसी चीज को आप सॉल्व कैसे करें। तो और इससे भी बेटर तरीका है कि अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है और आपको लगता है कोई सॉल्व करे, तो ये मेरा ईमेल आईडी है, आप मुझे ईमेल करिए। अगर मुझे लगेगा कि मैं सॉल्व कर सकता हूँ उस चीज को, है ना, उस प्रॉब्लम को, तो मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, और हो सकता है वो सॉल्व हो जाए तो मैं आपको बता दूंगा। तो एक तो ये प्रॉब्लम हो सकती है जो टोटल है। तो आप कोई भी थीम को अनजाने में डिलीट मत करिए, और कुछ कोडिंग से खिलवाड़ मत करिए। इधर उधर का कोई कोड गूगल पे पढ़ते हुए कॉपी पेस्ट करिए, और बाकी जो आपकी बची हुई साइड वो भी खराब हो जाएगी। तो ये बेसिक चीज़ें मैंने समझाई थी। कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो इस सब चीज़ों के कारण आती है, और कोई खास ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता है। इस पर एक चीज़ और मैंने बताई थी आपको कि 75% जो प्रॉब्लम होती है ना वो प्लगइन्स की होती है, और बोलना चाहिए 16% जो होती है ना वो होती है, बोलना चाहिए थीम की, और बाकी कोडिंग की प्रॉब्लम होती है। बाकी जितनी प्रॉब्लम है ना वो कोडिंग की होती है। तो ये चीज आपको याद रखनी होगी वर्डप्रेस में। थैंक यू सो मच। आप जहाँ पे भी अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए और मेहनत करते रहिए। मेहनत का फल बहुत मीठा होता है यार दोस्तों, ठीक है। मेरी कोई ज़रूरत है और मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ तो ज़रूर फ़ोन करिए, ज़रूर आप ईमेल करिए, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। आप कमेंट्स में लिख सकते हैं आपकी थीम में अगर किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम्स हैं। आप मेरे पुराने वाले कमेंट्स देखिए, मैं हर एक कमेंट्स का रिप्लाई भी करता हूँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर।